तो कह रहे हैं कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से, और ये भी चेक करिएगा कि इतने सवालों में से आपके कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ये किस नियम का पालन करता है? मैं कहूंगा ये न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज यानी कि जरियान पानी पर तैरता रहता है। ये सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपका जवाब डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी साथियों कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए साथियों? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, पौधे अपने पोषक तत्व कहां से प्राप्त करते हैं, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, जो पौधे होते हैं ना, ये अपने पोषक तत्व मिट्टी से ही प्राप्त कर लेते हैं। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, घाव का अध्ययन यानी कि घाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ साथियों, जैसे कि ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। डर्मेटोलॉजी की अगर बात करते हैं साथियों तो ये त्वचा का अध्ययन को कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी। और कैलोलॉजी की अगर बात करें साथियों तो आपको ध्यान रखना है, सौंदर्य के अध्ययन को, जो मनुष्य का सौंदर्य होता है, इसके अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। और अगर बात करते हैं ट्रोमेटोलॉजी की तो ये साथियों घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मैस्टिकेशन क्या शब्द है? एक शब्द आपके एग्जाम में आएगा, मैस्टिकेशन पूछा जाएगा, ये क्या है? चबाने के कार्य को कहते हैं, पचाने के कार्य को, निगलने के कार्य को, नष्ट करने के कार्य को। तो मैं कहूंगा चबाने के कार्य को कहा जाता है साथियों मैस्टिकेशन। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, रक्त की अगर बात करें तो क्या अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, परिवर्तनीय होता है या उदासीन होता है? देखिए, रक्त जो होता है ये क्षारीय होता है। क्या? क्षारीय होता है, यानी कि जो चीजें, जो अम्लीय चीजें नहीं है वो रक्त साथी उनको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसमें अम्ल होता है, एसिड होता है, तो ये क्षारीय इसको साथियों माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह के सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह होता है? सर्वग्राही की अगर बात करें तो सर्वग्राही की अगर बात करें तो ए बी हो जाएगा। सर्वदाता की अगर बात करें तो साथियों ओ होता है। ये दोनों चीजें आप लोग यहाँ पर साथियों क्या रखेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके ऊर्जा का सिक्का यानी कि कॉइन ऑफ एनर्जी किसको कहा जाता है साथियों? एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों एटीपी की अगर बात करें तो एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, कॉइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? तो ये तो साथियों अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है साथियों? अग्न्याशय ही होती है। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अच्छा, यहाँ पर इंसुलिन शब्द आया है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई तो कब की गई, अगर आपसे पूछे तो 1921 बताना है। और किसके द्वारा की गई तो दो लोग आप लोग याद रखेंगे, एक तो साथियों फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट, इन दोनों के द्वारा साथियों इंसुलिन की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, घर के बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? तो कितना प्रतिशत साथियों? मैं कहूंगा 7% किया गया है। 7% इस सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो किस विटामिन की बात चल रही है? मैं कहूंगा साथियों विटामिन सी की अगर बात करें तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू है, संतरा है, आंवला, इन सब में साथियों विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी अगर आपके बॉडी में कम मात्रा में तो स्कर्वी रोग साथियों हो जाते हैं, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? मैं कहूंगा साथियों 99%। कितना प्रतिशत? 99% कैल्शियम का हिस्सा जो होता है ये हमारी हड्डियों में और दांतों में संग्रहित होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 को इंगित करता है? तो विटामिन B12 की अगर बात करते हैं साथियों तो कोबालामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोबालामिन कहा जाता है। देखिए, थायमिन की अगर बात करें तो विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन, ठीक है ना। और पायरिडॉक्सिन की अगर बात करें तो साथियों विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। और नियासिन की अगर बात करें तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि पायरिया इनमें से किसका रोग है? तो पायरिया तो साथियों मसूड़ में हो जाता है ना। कहाँ हो जाता है? मसूड़ों में हो जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, अगर मसूड़े मजबूत नहीं है तो उसमें से खून वगैरह आने लगता है, इसी को साथियों पायरिया कहा जाता है।
अगला देखिए कह रहे कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर रोग जो होता है ना साथियों, इसमें मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो साथियों प्रभावित होता है। राइट आंसर आपका सी होगा। किसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है? तो किसकी कमी से? मैं कहूंगा विटामिन डी की कमी से साथियों रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एक एजेंट जिम्मेदार होता है? तो ये साथियों जीवाणु की वजह से होता है। जो गायों में भैंसों में एंथ्रेक्स फैल जाता है, ये साथियों जीवाणु की यानी कि बैक्टीरियाज की वजह से साथियों फैलता है। उसके बाद देखिए एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे जिस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आपका पेपर अभी बाकी है तो आज की इन सवालों को सातु देखिएगा और अपने पेपर को सातु आप लोग बहुत आराम से क्रैक करिएगा। इसलिए आप पूरे भरोसे के साथ इन सवालों को देखिए। मैं कहूंगा यहां से इतना कंटेंट फंसेगा कि आप सातु पेपर पास कर लो। अगर आपका पेपर किसी वजह से रुक रहा होगा तो आप इस क्लास को देखकर उस पेपर को सातु क्रैक कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज की अगर बात करें तो साथियों लुईस पाश्चर के द्वारा की गई थी। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, लुईस पाश्चर की अगर बात करें तो एक सवाल आपसे पूछा जाता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपसे पूछा जाता है सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म जीविका का जैविकी का पिता साथियों लुईस पाश्चर को ही कहा जाता है। चलिए अच्छा, एडवर्ड जेनर की बात करें तो चेचक का टीकेकरण, क्या साथियों चेचक के टीकेकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, है ना? उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों पोलियो के टीके की भी आपसे पूछी जाती है तो जोनास सॉल्व की अगर बात करें, इनके द्वारा साथियों पोलियो की टीके की खोज की गई थी। सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। मलेरिया से प्रभावित अंग है, तो मलेरिया से तो साथियों तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो किसकी बात चल रही है? यूट्रिकुलेरिया की बात चल रही है। ये वो पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है सातु, ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक सातु ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये यूपी के लखनऊ में स्थापित किया गया था। आंसर आपका ए होगा। पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी सातु? 1932 में की गई थी। आंसर आपका है, मैं कहूंगा एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो कार की बैटरी में मैं कह सकता हूं एसिटिक एसिड प्रयोग किया जाता है, नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड नहीं साथियों। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो ये कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो दहन के लिए कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे? इलेक्ट्रोलिसिस के नियम सातु मैं कहूंगा एम फैराडे के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा सातु? एम फैराडे के द्वारा ही इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए गए थे। कह रहे इनमें से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मैं कहूंगा अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? तो मैं कह सकता हूं साथियों जो आवृत्ति होती है ना साथियों, ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ये इसके तारत्व को तय करती है। राइट आंसर आपका सी जाएगा। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? तो मनुष्य द्वारा शब्द श्रव्य की अगर बात करें साथियों 100 हर्ट्ज की होती है। यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो किसके साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वो किस रंग की दिखाई देती है? तो किस रंग की साथियों? काले रंग की दिखाई देती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक के साथ क्या होता है? हिमांक घटता है, वृद्धि होती है, उसमें अप्रभावित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? मैं कहूंगा नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक घटता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहने के स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर दिशा में गेंद फेंकता है, वो गेंद कहां पर साथियों गिरेगी? वो गेंद की अगर बात करें यात्री के हाथों में गिरेगी, यात्री के सामने गिरेगी, यात्री के पीछे गिरेगी, या वो रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है? मैं कहूंगा यात्री के हाथों में ही गिरेगी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है मुझे बताइए। चलिए
देखिए अगर बात करते हैं साथियों शक्ति का यूनिट क्या होता है, तो शक्ति का यूनिट साथियों वॉट होता है। अगर आपसे पूछा जाए वोल्ट किसका यूनिट है, तो वोल्ट की अगर बात करें साथियों विद्युत विभव का भी है और विभवांतर का भी है। और कैंडेला की अगर बात करें तो ये ज्योति तीव्रता का है ना। उसके अलावा अगर बिजली की बात करें या बिजली के करंट या साथियों बात करते हैं विद्युत धारा की, किसकी, विद्युत धारा की बात करें तो इसका क्या यूनिट हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। यानी कि अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए पास्कल इकाई है, तो ये तो साथियों दाब की इकाई है। पास्कल जो है ना ये दाब की इकाई है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रही है माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों क्या आपका जवाब हो सकता है, मैं कहूंगा रासायनिक ऊर्जा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, बिल्कुल सही। दोनों में किया गया कार्य समान होता है, समान नहीं होता है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल है ना। मैं कहूंगा साथियों आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। तो इनमें से कौन सी भौतिक राशि साथियों अन्य से भिन्न है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए ये सदिश राशि है, ठीक है ना। उसके अलावा ये भी सदिश राशि है। बल की अगर बात करें तो ये साथियों एक है ना, ये साथियों देखिए ये अदिश राशि, सॉरी मेरे मुंह से सदिश शायद निकल गया। ये भी अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है और ये भी अदिश राशि है। लेकिन बल की अगर बात करें, बल है, विस्थापन है, त्वरण है, ये सारे के सारे साथियों सदिश राशि के अंतर्गत आता है। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, तो ये सदिश राशि हो जाएगी, है ना। चलिए तो सबसे अलग जो होगी वो कौन सी होगी, वो ऑप्शन नंबर सी वाली होगी। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक साथियों मुझे बताइए क्या है, बताइए। देखिए शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की जो दर होती है इसको ही साथियों शक्ति कहा जाता है। क्या, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति का मात्रक जो हो जाएगा वो जूल बटे सेकंड हो जाएगा। जूल बटे सेकंड आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद साथियों आपके सामने करंट अफेयर के यहाँ पर सवाल स्टार्ट है। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, उसके बाद साथियों हम लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन को और साथियों मैथ्स के क्वेश्चन को। कह रहे कि किसने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है, तो किसने किया है साथियों, शिवराज सिंह चौहान ने किया है, आपको याद रखना है। अगला देखिए कौन तीसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा, तो पता साथियों कौन करेगा, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। तो अपना देश भारत करेगा साथियों, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है, तो किस देश की बात चल रही है, मैं कहूंगा थाईलैंड की बात चल रही है। थाईलैंड देश में, है ना, संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है, तो कहां पर किया है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। तो महाराष्ट्र में किया है, महाराष्ट्र आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है, बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, तो किसको साथों अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, भरत शेष को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, तो 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने की थी, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है, तो वरुण अभ्यास का आयोजन जो साथियों किया गया है ये आपको मालूम होना चाहिए, फ्रांस देश के साथ किया है भारतीय नौसेना ने वरुण अभ्यास का आयोजन। उसके बाद देखिए कहाँ अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है, तो कहां पर किया गया है साथियों, पंजाब राज्य में किया गया है, पंजाब आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए करके किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या आपका साथियों यहाँ पर जवाब हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए तो मालदीव साथियों आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए तो ये तो साथियों आपके करंट अफेयर के सवाल थे और अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। तो रीजनिंग के इन चुनिंदा क्वेश्चंस को आप लोग साथियों बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये आपके जैसे 30 सवाल साथियों पूछे जा रहे हैं ना रीजनिंग के, वैसे साथियों सवाल मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 है, उसके बाद सातों 13 है, उसके बाद यहाँ पर 25 है, उसके बाद 43 है,
अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा और उसके बाद 97 ही आना चाहिए। तो अगर बात करते हैं साथियों इसकी, देखिए 7 से यहाँ पर 13 हुआ है तो मुझे लग रहा है 6 बड़ा, बिल्कुल। 13 से 25 हुआ यहाँ पर साथियों 12 बड़ा है, और यहाँ पर कितना बड़ा है 8, और एक 18 बड़ा है। अब यहाँ पर कितना बढ़ेगा, देखिए ये तो 6 का पहाड़ा नहीं लग रहा है, 6 का टेबल। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 24 आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों 30 आ जाना चाहिए। तो 43 और 24 साथियों कितने होते हैं, मैं कह सकता हूँ 67 होते हैं, 67 होते हैं। अच्छा, अगर 67 में साथियों आप 30 जोड़ लेते हैं तो आपका ये 97 आ जाएगा। तो हमारा जवाब बिल्कुल सही है और बिल्कुल 97 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 67 ही आएगा। और 67 आपका कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। चलिए देखिए यहाँ पर अगर देखिए, देखते ही मुझे एक चीज यहाँ पर समझ में आई। देखिए सबसे पहला अगर आपको ऐसा सवाल है तो आप क्या वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला मैटर देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, एक वॉवेल है, यहाँ पर एक वॉवेल है, यहाँ पर एक वॉवेल है, लेकिन इसमें एक भी वॉवेल नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सवाल इस पर ही आधारित हो। तो आंसर ऐसे लगा के साथियों आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद एक शानदार सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि KLMNO, ऐसे 2 सवाल आ रहे हैं साथियों, डिक्टो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित 2 सवाल करेंगे। KLMNO PQ और R एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द मेज की ओर पीट करके बैठे, मेज की ओर पीट करके बैठे हैं, है ना, केंद्र की ओर मुंह करके इस बार साथियों नहीं बैठे हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। तो 8 लोग के बैठने की जगह यहाँ पर साथियों हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि RM के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। इसको देख लेते हैं साथियों। RM के, मान लीजिए M को कहाँ पर बनाते हैं, M को आप कहीं पर बना लीजिए, M को यहाँ पर बना लीजिए। अब सबका मुंह किस तरफ है, बाहर की तरफ है, इस तरफ बाहर की तरफ है। सबका मुंह किस तरफ है, केंद्र की तरफ साथियों, है ही नहीं किसी का मुंह। तो कह रहे कि M के बाएं, तो अब M का बायां क्या हो जाएगा, M का बायां इधर हो जाएगा ये। तो M के बाएं और ठीक बगल में R बैठा है, तो R हमने यहाँ पर साथियों बैठा दिया, यानी कि जो P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। M की बात चल रही है, M जो है ना, ये M ये P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो P को यहाँ पर बैठाना चाहिए क्योंकि P का बायां ये होगा। P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर M है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखिए कह रही कि P के दाईं ओर चौथे स्थान पर K है, तो P ये है, P के दाईं ओर, दायां किधर बनेगा, इधर 1 2 3 4, यानी कि K आपका सातु यहाँ पर आ जाएगा। कहने के ठीक है, इतना भी हो गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि L और N के बीच में Q है, तो L और N के बीच में साथियों K है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। R L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। R जो, ये R जो है ना, L के दाईं ओर, L को हम कहां पर बनाए साथियों, L की अगर बात करें, L को अगर हम यहां पर बना दें, L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर R है, बिल्कुल L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर R है। अब यहाँ पर एक चीज कह रहे थे कि L और N के बीच में Q बैठा है, तो L यहाँ पर बैठ गया, Q यहाँ पर बैठ जाए, सॉरी N यहाँ पर बैठ जाएगा, यानी कि L और N के बीच में Q है, तो L और N के बीच में Q हमने बना दिया। अब एक बचा है, कौन बाकी है साथियों, O बाकी है, तो O हमने यहाँ पर बना दिया। कहने के M और P के बीच में कौन बैठा है, तो M कहाँ पर है, M कहाँ पर है, M और P के बीच में साथियों कौन बैठा है, O बैठा है। तो O आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो जिनका आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, तो मैं कहूंगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को कह रहे कि ए का अर्थ क्या है साथियों, प्लस। तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। ए की अगर बात करें, ए का मतलब प्लस है ना। और बी का अर्थ क्या है साथियों, बी का अर्थ यहाँ पर माइनस होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बी का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस। में आपको बता देता हूँ सी का अर्थ क्या है। सी की अगर बात करें, सी का मतलब गुणा है, और डी की अगर बात करें, डी का मतलब डिवाइड है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। 50A 19B ब्रैकेट में 36D 2, और फिर ब्रैकेट के बाहर C3A और उसके बाद साथियों 15A, और ब्रैकेट के अंदर 10D और 5। इसको सॉल्व करना है। देखिए साथियों, सबसे पहले जो नंबर है ना उसको लिख लीजिए साथियों आप लोग, है ना। ये आज इसके 50 लिख लिया, ए को छोड़ दिया, बी लिख लिया, 19 लिख लिया, बी को छोड़ दिया, और साथियों उसके बाद 36 और आपने 2 लिख लिया। उसके बाद साथियों 3 लिख लिया, 15 लिख लिया, उसके बाद साथियों 10 और 5 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगला काम जो करना है, जैसे कि ये ए लिखा है, ए का मतलब प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बी का मतलब माइनस है तो माइनस आ जाएगा, डी का मतलब डिवाइड है तो डिवाइड आ जाएगा,
सी का मतलब गुणा है तो गुणा आ जाएगा, ए का मतलब प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ए का मतलब फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, डी का मतलब डिवाइड है तो डिवाइड आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए अगर इस ब्रैकेट की अगर हम लोग बात करें तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि इसकी जगह पर 2 आ जाएगा, प्लस आ गया, ये क्या है ये 15 है ना, अच्छा ठीक है 15 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका 2 से 36 को करो तो कितना आ जाएगा साथियों, 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 18 की अगर 18 तियां कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 54 आ जाएगा, माइनस 50 और 19 कितना होता है, तो 60 और साथियों 69 हो जाएगा। इसको अब आपको सॉल्व करना है। 69 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस आपका 15 प्लस 2 आपका ये 17 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 32 यहाँ पर आपका आ जाएगा। और 32 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच, यानी कि यहाँ पर जो संबंध है, यानी कि जैसे 64 से 51 बना है, 51 से 38 बना है, यहाँ पर जो रूल है जो लॉजिक है वही लॉजिक इन 4 ऑप्शन में से किस में लगा है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर हम यहाँ पर सातों 64, 51 और 38 की बात करें कि ये कैसे बना है, तो मेरी जितनी सोच है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 64 में हम कितना घटा दें साथियों, 64 में साथियों अगर हम यहाँ पर 3 और एक 13 घटा देते हैं तो 51 आ जाता है। 51 में कितने घटा दें, 51 में भी साथियों वही 13 अगर घटा दे तो यानी कि लगभग लगभग घटाने वाला सिस्टम कहाँ पर हुआ है, या 13 13 घटाने वाला सिस्टम कहाँ पर हुआ है। देखिए यहाँ पर तो एक तरीके से अगर बात करें तो 45 से 54, यानी कि ये आपका क्या बड़ा है, क्या है साथियों ये बड़ा है, और यहाँ पर भी फिर बड़ा है, और सेम सेम भी नहीं बड़ा है। ऐसा होता है कि सेम सेम बढ़ जाता तो हम सोचते एक पल को, लेकिन नहीं। तो यहाँ पर भी बड़ा है और यहाँ पर घटा है, तो बड़ा घटा भी नहीं होगा, घटा घटा होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर बात करते हैं 52 और 46 की, तो 52 में से अगर हम 52 में से सातों अगर 46 घटे तो इसमें तो सातों कितना घट रहा है, -6 घटाया जा रहा है ना, -6 घटा। अच्छा इसकी अगर बात करें इसमें भी -6 घटा जा रहा है, तो इसमें तो एक पल को हम सोच सकते हैं कि भाई इसमें 13 13 घटाया गया, और इसमें सी वाले में साथियों -6 घटाया गया। इसकी बात करें तो इसमें बढ़ाया गया और फिर बढ़ाया गया, और सेम भी नंबर भी नहीं बढ़ रहा है, अलग अलग नंबर बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा जो यहाँ पर है वो साथियों इस वाले ऑप्शन में आपके हैं। तो आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ये आप लोग 52 46 40 जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह के शब्द के उस समूह का चयन करिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं मक्का चावल भोजन, मक्का चावल भोजन के लिए ये आरेख बनेगा, या एक तरीके से अगर बात करते हैं चमेली फूल अंडे के लिए साथों ये आरेख बनेगा। देखिए चमेली क्या होती है, चमेली का एक फूल ही तो होता, मान लीजिए ये चमेली हो गई और ये साथियों फूल हो गया, लेकिन अंडा एक अलग चीज है, ये अंडा हो गया। तो मैं कहूंगा यहाँ पर जो ये जो बना है ये साथियों ऑप्शन नंबर बी वाले के लिए बना है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि चमेली एक प्रकार का फूल है, ये क्या है जब अंडा, अच्छा ये पिछला वाला साथियों आ गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कहने कि यहाँ से सवाल आपका स्टार्ट है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का इनमें से कौन संयुग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में समझा देता हूँ। ये आपको साथियों क्लियरली दिख रहा है, अगर क्लियरली दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये टी है, ये आपका पी है, ये आपका क्या है साथियों, ये आपका क्यू है, और ये आपका सातों एस है, ये यू है, और ये क्या है, ये आपका आर है। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सातों आप लोग कर पाएंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि टी का विपरीत क्या होता, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टी का विपरीत की अगर बात करें तो एस हो जाएगा, टी का विपरीत क्या हो जाएगा एस, और एस का विपरीत टी हो जाएगा। क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा यू, क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा यू, और यू का विपरीत हो जाएगा क्यू। बचा क्या आर, तो आर का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, और बचा ये पी, तो आर का विपरीत पी और पी का विपरीत आर। अब यहाँ पर देखिए एस आर का विपरीत थोड़ी ना है, एस आर का विपरीत नहीं है, एस का विपरीत टी है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं। उसी प्रकार अगर बात करें पी और क्यू विपरीत है, पी और क्यू विपरीत नहीं है, पी और आर विपरीत है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यू और यू विपरीत है, बिल्कुल साथियों क्यू और यू विपरीत है। देखिए यहाँ पर क्यू यू कहाँ गया, क्यू और यू विपरीत है, तो ये आपका सही हो जाएगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि कुल्हाड़ी का काटने से वही संबंध है जो छलनी का खींचे। भाई छलनी छानने के काम आती है, तो छानना कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला देखिए आपसे एक नंबर सीरीज का सवाल आपको दिया गया है, 27 है, उसके बाद 32 है, उसके बाद साथियों 42 है, और फिर 57 है,
और फिर साथियों 77 है, तो अगला नंबर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर 27 में हम 32 पर ले जाएं तो मैं कहूंगा यहाँ पर 5 प्लस कर दीजिए, 32 से 42 पर अगर जाएं तो 10 प्लस कर दीजिए, 42 से 57 पर जाएं तो 15 प्लस कर दीजिए, और यहाँ पर साथियों 20 प्लस कर दीजिए। जाहिर सी बात है यहाँ पर 25 प्लस होगा। तो 77 और 25 कितना होता है, 102 होता है। 102 क्या कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल साथियों अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कह रहे हैं कि कुछ ट्रॉली बैग बैकपैक है, बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, जितना कहा जा रहा है उतना आप लोग करते जाइए। मान लेते हैं साथियों ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या कुछ ट्रॉली, ये ट्रॉली बैग हो जाएंगे, है ना। क्या हो गए साथियों, ये ट्रॉली बैग हो गए, ठीक है। ट्रॉली बैग क्या साथियों हो गए, कह रहे कि ट्रॉली बैग, कुछ ट्रॉली बैग, मान लेते हैं इतने ट्रॉली बैग, इतने ट्रॉली बैग क्या हो गए साथियों, बैकपैक हो गए, ठीक है। इतने ट्रॉली बैग क्या हो गए, बैकपैक हो गए। आपकी पूरी समझ में, इसलिए पूरा पूरा लिख रहा हूं। कुछ बैकपैक सूटकेस हो गए, तो मान लेते हैं साथियों इतने क्या, इतने बैकपैक क्या हो गए, इतने बैकपैक आपके साथियों सूटकेस हो गए। यानी कि सभी सूटकेस जो है ना, यानी कि ये सारे के सारे सूटकेस क्या हैं, ये सारे के सूरे सूटकेस साथियों बैग है, ठीक है। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि कम से कम कुछ बैकपैक, बैकपैक कहाँ ये है, कह रहे कि कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं, बिल्कुल इतने बैकपैक जो है ना ये बैग हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ बैग यानी कि बैग ये हैं, कुछ बैग सूटकेस हैं, कुछ बैग सूटकेस हैं, सूटकेस कहाँ पर है, सूटकेस ये होगा, बिल्कुल इतने बैग के है ना सूटकेस हो जाएंगे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि दोनों आपके बिल्कुल सही है। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। अब आपके यहाँ पर शुरू हो चुके हैं मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत अधिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, जो जिस टाइप के बार बार आपके एग्जाम में सातों सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए यानी कि 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाला एक कमरा है, यानी कि एक कमरा है साथियों, ये है ना, एक कमरे की अगर बात करते हैं, एक कमरा है, एक तरफ की भुजा 15 है और जो चौड़ाई है वो कितनी है साथियों, वो आपकी 12 है कमरे की, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो कमरा है इसके फर्श को, यानी कि इस फर्श को पक्का करना है, कच्चा है अभी पक्का करना है, इसके लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यानी कि अगर यहाँ पर ऐसे करके हम मान लीजिए टाइल करवाते हैं ना, तो इसमें कितना साथियों खर्चा आएगा, इसमें मतलब इसकी टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। 16, 15, 20 या 60। मैंने छोटा बना, हो सकता है यहाँ पर बड़ा बड़ा बने। चलिए तो अगर ऐसा सवाल कभी भी आपसे पूछा जाए यानी कि न्यूनतम टाइल्स की संख्या सातु कितनी होगी, तो न्यूनतम टाइल्स की संख्या, इसका एक सूत्र होता है, न्यूनतम टाइल की संख्या कितनी होगी बराबर कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, है ना। तो आपको सातु फर्श का क्षेत्रफल निकालना होगा और बटे में आपको सातु निकालना होगा एक टाइल का क्षेत्रफल, क्या, एक टाइल का क्षेत्रफल सातु यहाँ पर आपको जो है ना वो निकालना होगा। इतनी बात सातु क्लियर है। अब सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, ये जो 15 है और 12 है, इसका आप साथियों HCF निकालेंगे। जब साथियों अगर बात करें HCF क्यों निकालेंगे, तो उसी वही तो साथियों जो आपका टाइल छोटा वाला जो टाइल निकल कर आएगा ना, वो उसकी एक भुजा होगी, समझ गए। चलिए तो साथियों अगर इसका निकालने पर आए तो 3 एक ऐसा नंबर है साथियों जो 3, 4, 12 को भी काट देगा और 15 को भी काट देगा, तो मैं कहूंगा 3 इसका HCF हो जाएगा। यानी कि जो टाइल्स की लंबाई चौड़ाई होगी वो 3x3 का होगा टाइल्स, तो 3x3 का टाइल्स लगेगा। तो अब साथियों फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 15 गुणा 12, 15 गुणा 12 हो गया, और एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 गुणा 3 हो जाएगा। तो ऐसे इस सवाल को आप लोग साथियों करेंगे, 3 चौक और 3 पंजे 15, यानी कि 4 पंजे 20 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा वहां पर 20 टाइल्स की आवश्यकता होगी, है ना। तो आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों यानी कि राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 1950 मीटर दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर जो है रखा साथियों वो मिनट में दे रखा है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं साथियों, चाल आपको जो दे रखी है वो 26 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है चाल आपकी, और दूरी की अगर बात करते हैं साथियों, दूरी आपकी कितनी दे रखी है, 1950 मीटर की आपको दूरी दे रखी है। आप एक काम करिए, किलोमीटर में है साथियों चाल, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर की अगर बात करें मीटर में बदलें तो 26 की गुणा साथियों आपको 1000 से करना पड़ेगी मीटर में, तो कितना हो जाएगा 26,000
हो जाएगा, यानी कि 26,000 मीटर। और अगर हम बात करते हैं साथियों मिनट की, है ना, ये घंटे में है, तो इसको मिनट में साथियों ये आपका 1 घंटे की जगह 60 मिनट आ गया। इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तीन दूना आपका छह कर लें या दो तिया छह कर लें, दो तिया छह हो जाएगा, दो एकम दो, दो तिया छह, जीरो जीरो। यानी कि अगर बात करें आपकी चाल कितनी आ चुकी है, चाल साथियों आपकी आ चुकी है 1300 × 3 मीटर प्रति मिनट, है ना, मीटर प्रति मिनट आ चुकी, क्योंकि इसमें समय आपको मिनट में दे रखा है। तो अब सातु क्या है, मिनट आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि समय आपसे पूछा जा रहा है। समय बराबर क्या होता है ये आप भी जानते हैं, समय बराबर होता है साथियों दूरी बटा चाल। अच्छा, दूरी यहाँ पर कितने मीटर में दे रखी है, 1950, ठीक है। चाल की अगर बात करें तो ये चाल मीटर प्रति मिनट 300/3 दे रखा है, तो 300/3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 नीचे ना लिखकर 3 आपका ये ऊपर आएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको समय मालूम पड़ जाएगा। देखिए इस जीरो से आपका एक ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। अब अगर इसको 5 से कट करें, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा। इसको अगर कट करें तो 5 तिया 15, 5 तीन 45 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर बात करें 39 तिया कितने होते हैं, 9 तिया आपका 27 हो जाएगा, और 3 तिया 9 और आपका 11 हो जाएगा, और बटे आपका 26 हो जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है। चलिए 13 दूना 26 हो गया, और 13 नीम 117 हो गया। इसको और कैलकुलेट करोगे साथियों तो कैसे आ जाएगा, देखिए 2 चौक 8 हो गया, बचा एक वो यहाँ आ गया, यानी कि 4.5 मिनट का साथियों समय लगेगा। 4.5 मिनट समय कहाँ पर लिखा हुआ है, 4 सही 1 बटा 2। आप दो व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है, यानी कि अगर P की आयु कितनी है 5x है, तो साथियों Q की आयु कितनी होगी 7x होगी। करके 8 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 7:13 था। तो P और Q की आयु का वर्तमान आपको बताने, वर्तमान इनकी आयु कितनी हो सकती है। देखिए साथियों इनकी अगर बात करते हैं, दो व्यक्ति हैं P और Q, इनकी आयु का अनुपात अगर 5x मान ले, 5x है ही, और 7x मान ले 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष साथियों इसमें से आप घटा दीजिए, और 8 वर्ष जब आपने घटाया तो इनकी आयु का अनुपात कितना आ गया, 7:13 आ गया, यानी कि 7/13 आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए साथ उसके बाद अब आप इसको कैलकुलेट, बराबर लगा हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। 13 की गुणा 5 से कराओगे तो सातु 13 पंजे 65 आ जाएगा, यानी कि 65x, 65x आपका ये हो गया। 13 अट्ठे आपका कितना होता है 104 होता है, बराबर आ जाएगा 7 की 7 से, यानी कि 7 सत्ते 49x हो जाएगा, और 7 अट्ठे आपका 56 हो जाएगा। अब देखिए ये लिखा हुआ 65x है, ठीक है ना, और बराबर के उधर माइनस है, इधर बराबर के उधर है प्लस का, इधर आएगा माइनस का, हो जाएगा 49x हो जाएगा। और साथियों अगर बात करते हैं ये माइनस का है, बराबर के उधर है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। और जैसा ये है ये बराबर के इधर को ही है, तो ये इधर को ही आएगा, माइनस का ही आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब 65 में से 49 जाएगा तो साथियों कितना 16x बचेगा, 16x बराबर 104 में से 56 जाएगा तो साथियों 48 बचेगा, ठीक है। अब x बराबर कितना आ जाएगा 48/16 आ जाएगा, यानी कि अगर यहां पर अगर बात करें तो कितना आ जाएगा 16 तिया 48 आ जाएगा, कुल मिला के x बराबर सातु 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद सातु क्या होगा बताइए, अब आपको क्या रहा है, क्या है सातु वर्तमान आयु पूछ रहे थे, वर्तमान आयु उनकी ये है, यानी कि x बराबर अगर 3 है तो 5x की वैल्यू क्या होगी, 5 × 3 यानी कि 15 वर्ष हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। तो 15 और 21 कहां पर लिखी हुई है, 15 21 यहाँ है, यहाँ है 21, यहाँ है 15, ये है। लेकिन हम सबसे पहले क्या, हमें सबसे पहले P की आयु पूछी जा रही, तो P की आयु 15 है, और साथ ही उसके बाद 21 है, तो 15-21 वर्ष कहाँ लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद में 3, 4, 5 और 6 का साथियों हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम साथियों यहाँ पर निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। अब साथियों उसके बाद एलसीएम निकल कर आएगा, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। 2 से कट करेंगे 3 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दीजिए, है ना। और साथियों ये आपका 3 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 एकम 2, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 3 ऐसे ही। अब साथियों 3 से कट कीजिए 3 एकम 3, है ना, 5 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दीजिए 3 एकम 3। अब एक बार 5 से कट होगा तो 1 1 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको गुणा करा लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना निकल कर आया साथियों 60 निकल कर आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको साथियों अगला काम क्या करना होगा, आपको साथियों 60 से भाग देनी होगी इस नंबर की, 2483 नंबर की आपको साथियों भाग देनी होगी 60 से। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 6 चौक 24 यानी कि 200, 60 चौक कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ये आपका 8 बचेगा, आपका 3 बचेगा। अब आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप कर सकते हैं काम, आप ये कर सकते हैं
कि 60 एकम 60 हो जाएगा, ये आपका 60 आ गया, बचेगा 3, इधर कितना बचेगा 2, 23 बचा है साथियों शेषफल। तो मैं यहां पर कह सकता हूं आप इसमें से साथियों क्या, या तो आप 60 की गुणा 41 से करा लीजिए, है ना, या फिर आप इसमें से 23 को घटा दीजिए। फिर अगर दो में से कोई एक काम करेंगे तो एक हमें ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 3 से 4 से 5 से 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। आप 41 की गुणा 60 से कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 6 कम 6, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 2460 साथियों यहां पर आपका आ जाएगा। समझ गए साथियों। अच्छा, यहां पर पूछा गया था कौन सी छोटी संख्या जोड़ने पर, कौन सी छोटी संख्या जोड़ने पर, सॉरी 24 आपका, अगर क्या यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग साथियों, या एक काम करिए 60 की गुणा 42 से आप करा लीजिए। जब आप 60 की गुणा 42 से करा लेंगे तो 42 से करा लेते साथियों 42, और ये आपका आ जाएगा 6 चौक आपका 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 चौक 24 आपका 25 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब 2520 में से आपको क्या घटाना होगा, आपको 2483 घटाना होगा, फिर आपका सातु आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पर सातु आपका 7 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा, ये आपका सातु 12 हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये आपका 1 हो जाएगा, फिर 1 यहां से लेंगे, 11 11 में 37 बचेगा। यानी कि अगर बात करें 2483 में 37 वो छोटी से छोटी संख्या है, इसको अगर हम जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये 3 4 5 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो 37 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। स्क्रीन पर है करके अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में किसे शामिल करना चाहिए, विटामिन डी को, के को, सी को, ए को। मैं कहूंगा आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए साथियों बहुत जरूरी होता है। उसके बाद देखिए टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, तो आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे विटामिन सी पाया जाता है साथियों टमाटर में। कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है, तो प्राथमिक पोषक तत्व की अगर बात करें तो पोटेशियम जो है ना, ये प्राथमिक पोषक तत्व है साथियों, राइट आंसर आपका डी है। आपकी परीक्षा साथियों कौन सी डेट में है, एक बार कमेंट में मुझे बताइए, किस शिफ्ट में साथियों आपकी परीक्षा है, कौन सी डेट में, कमेंट में आप लोग एक बार मुझे बताइए। यानी कि मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है, बहुत शानदार सवाल है साथियों, आपको ध्यान रखना है रेटिना पर ही तो चित्र बनता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक दूरी का, मान लीजिए साथियों ये किताब है और ये क्या है, ये हमारी दो आंखें हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होना चाहिए वो साथियों 25 सेंटीमीटर की होना चाहिए, कम से कम दूरी, है ना, कम से कम दूरी। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, आपको क्लियर दिखेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी तक। उसके बाद देखिए मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए मायोपिया पता है किसे कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है साथियों मायोपिया, राइट आंसर आपका ए है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है करके रोडोस्पिन, जिसे दृष्टि नील लोहित भी कहा जाता है, हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे शरीर के आंखों में पाया जाता है रोडोस्पिन। क्या साथियों, रोडोस्पिन हमारे शरीर के आंखों में ही पाया जाता है। अगला देखिए, आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो आंख की पुतली का आकार की अगर बात करें तो ये तो साथियों आयरिस के द्वारा नियंत्रित होता है, इस खाली जगह में साथियों आयरिस शब्द आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है, तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर क्लोरोफाइसी की, तो आपको ध्यान रखना है परीक्षा में साथियों आपके छपेगा ये सवाल। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों हरित शैवाल किसे कहा जाता है, तो क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल कहा जाता है। दांतों की सड़न जो होती है ये किसकी वजह से होती है, ये वायरस की वजह से होती है, नहीं, ये क्या एक तरीके से अगर साथियों यहाँ पर अगर बात करें हम लोग कवक की वजह से भी नहीं होती है, या पोरीडियम की वजह से भी, ये साथियों जीवाणु की वजह से होती है, बैक्टीरियाज की वजह से होती है साथियों दांतों की सड़न, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एटम बम का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था, तो अगर आपका जवाब रॉबर्ट जे ओपनहीमर है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि एटम बम का आविष्कार तो रॉबर्ट जे ओपनहीमर के द्वारा ही किया गया था। के बाद देखिए अगला सवाल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये सवाल आपकी परीक्षा में छपेगा। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है, मानव रक्त का, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का, नींबू के रस का, संतरे के रस का, तो मैं कह सकता हूं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है ये सबसे अधिक होता है, राइट आंसर आपका भी होगा। इनमें से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है साथियों, फटाफट बताइए। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा सोडियम की बात चल रही है, यानी कि सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर है तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, इनमें से धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो अगर बात करते हैं साथियों सोने की, तो ये सोना जो है ना ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, आंसर आपका बी होगा।
उसके बाद देखिए इनमें से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, फटाफट बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर आपका जवाब जो होगा वो जिप्सम होना चाहिए, क्योंकि जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होती है। आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं नहीं दिखा देता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे साथियों क्या कहा जाता है? पूर्णिमा कहते हैं? नहीं। गिबस चंद्रमा कहते हैं? नहीं। इसे अमावस्या कहा जाता है। जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसको अमावस्या की रात कहा जाता है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग इनमें से किस आधार पर प्रदान की जाती है? तो किस आधार पर साथियों प्रदान की जाती है? करंट के आधार पर प्रदान की जाती है। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा विद्युत बल्ब की बात चल रही है, यानी कि क्या तो मैं कहूंगा विद्युत बल्ब ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है ना। आंसर आपका ए होगा। विभवांतर के मापन के लिए क्या साथियों? विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस इनमें से के रूप में जानी जाती है। तो किस रूप में जानी जाती है साथियों? वोल्टमीटर के रूप में जानी जाती है। तो विभवांतर का मापन क्या करता है? वोल्टमीटर के द्वारा ही विभवांतर का मापन किया जाता है। उसके बाद देखिए वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो कौन सा गुण प्रभावित होता है? तरंगदैर्घ्य इसकी साथियों प्रभावित होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को क्या कहा जाता है? तो इसको ही तो साथियों कंपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोई वस्तु अगर आगे पीछे या पीछे आगे हो रही है तो इसी की गति को तो कंपन कहा जाएगा। अगला देखिए, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो मैं कह सकता हूं प्रगामी और अनुदैर्घ्य, है ना, अप्रगामी होती हैं। प्रगामी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अप्रगामी सही, अनुदैर्घ्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ होना चाहिए, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना। अगला सवाल देखिए, स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहा जाता है साथियों? बताइए। तो इसको स्वर कहा जाता है, यानी कि पिच कहा जाता है। सही जवाब अगर आप कहे ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि ठोस पदार्थों में ऊष्मांतर यानी कि ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों इसको किस रूप में जाना जाता है ये आपको यहां पर साथियों फटाफट बताना है, बताइए। तो इसको साथियों चालन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। चालन प्रक्रिया इसको साथियों कहा जाता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को चालन के रूप में चालन विधि कहा जाता है। इनमें से किसे ऊष्मा गतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? किसकी बात चल रही है? बॉयल की नियम की बात चल रही है, ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात चल रही है, चार्ल्स के नियम की, या द्रव्यमान संरक्षण के नियम की? मैं कहूंगा ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है ये ऊष्मा गतिकी के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है साथियों, इतनी मेहनत के लिए। अगर मैं आपको आपकी परीक्षा को क्रैक कराने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कहूंगा जितना आपको पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए, पेपर अगर ना क्रैक हो तो कहिएगा आकर। चलिए तो साथियों मेरे हिसाब से अब 25 सवाल लगभग हो चुके हैं। अब आपके साथियों 20 सवाल हम लोग देखेंगे टॉप लेवल के करंट अफेयर के। आपके एग्जाम में लगभग 20 सवाल आएंगे करंट अफेयर की, ये ध्यान रखिएगा। और जैसी करंट अफेयर पूछी जा रही है वैसे साथियों मैं आपके लिए सवाल लेकर आया हूं, इसलिए इनमें आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। इन सवालों को तैयार आपको करना ही करना है। कह रहे कि हाल फिलहाल में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो मैं कहूंगा ये काम अभी हाल फिलहाल ने केरल राज्य ने किया है। केरल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है? तो ये अमेरिका के साथ साथियों हटने से हटेगा, यानी कि रूस देश ने अमेरिका देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। भारत और किस देश के बीच भारत और किस देश के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये साथियों भारत और रूस के बीच हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक्स ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है? तो साथियों 10XU को जो लॉन्च किया है वो सचिन तेंदुलकर जी ने किया है। सचिन तेंदुलकर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य सरकार ने वन जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है? फटाफट मुझे बताइए।
तो अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें साथियों, तमिलनाडु आपका जवाब होगा बिल्कुल सही। यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। आंसर आपका सी होना चाहिए। यानी कि किसने भारतीय बंदरों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा कितने भारतीय बंदरों को, तो मैं कहूंगा 3 भारतीय बंदरों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, अच्छा वो 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं? दीनदयाल पोर्ट है, और वीओ चिदम्बरम नार पोर्ट है, उसके अलावा पारादीप पोर्ट है। ये तीनों बंदरगाह हैं साथियों। अगला देखिए, कौन क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने? तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका नाम जसप्रीत बुमराह इनका नाम है, और ये क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। कह रही है कि किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो साथियों किसको किया गया है? दीपिका पादुकोण को किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों, ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं, आपको हो सकता हो पता ना चल रहा हो। इसका फायदा आपको कब देखने को मिलेगा? जब आपके एग्जाम में साथियों यही सवाल गुजरते जाएंगे, जब आप आंसर लगाते जाओगे, है ना, आपका मन खुद कह देगा कि भाई इस सवाल का आंसर ये है या ये है या ये है। तो बस सवाल आप लोग ध्यान से देखते जाइए, उसकी बाकी की जिम्मेदारी साथियों मेरी रही। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र और किस देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, महाराष्ट्र और स्पेन देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। किस देश ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? तो माई बिजनेस क्यूआर की अगर बात करें, ये साथियों एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है माई बिजनेस क्यूआर। उसके बाद देखिए, किस देश की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों, कनाडा देश की ये हैं, कनाडा देश की विदेश मंत्री हैं, इनका नाम है अनीता आनंद। ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हैं अभी हाल फिलहाल में ही। अगला देखिए, किस देश ने गोबी रेगिस्तान में, क्या किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो मैं कह सकता हूं चीन आपका जवाब हो जाएगा। चीन देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। अगला सवाल देखिए साथियों, आपको बोर बिल्कुल नहीं होना है। यानी कि अगर आप बोर हो रहे हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं आपको सिलेक्शन से मोहब्बत नहीं है, सिलेक्शन से प्यार नहीं है। अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कब मेहनत करेंगे? ये उम्र है मेहनत करने की। और पढ़ाई में साथियों क्या मेहनत, पढ़ाई में क्या मेहनत, पढ़ाई तो सबसे आसान काम है। मैं कहूंगा अगर आप बाहर निकल कर देखेंगे तो लोग कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं। उनको टारगेट, अगर टारगेट वाली जॉब आप करते हो तो उनको उनसे पूछिए साथियों कि जब वो घर पर आते हैं तो उन्हें कल जाने की टेंशन होती है, ऐसा वो काम है। लेकिन ग्रुप डी में इतनी मेहनत, मेहनत है, मैं नहीं कहूंगा मेहनत नहीं है, मेहनत है, लेकिन उसमें सुकून का है सही कि इतना मुझे मेहनत करना है ना। बाकी तो बहुत आजकल बुरा हाल है साथियों, बेरोजगारी बहुत छाई हुई है, तो इसलिए एक जॉब ले लीजिए, अपने माता पिता का भी आप अपना नाम रोशन करेंगे, और आपकी आने वाली, ये समझ लीजिए, एक पीढ़ी सुरक्षित हो जाएगी। आप तो सुरक्षित होंगे, आपकी पीढ़ी भी साथियों सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वही कम से कम में साथियों आपको जॉब मिलेगी, फिर उसमें गुजारा आपको करना पड़ेगा, है ना। इसलिए खूब मेहनत साथियों कर डालिए। जितने भी दिन बाकी हैं, मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं साथियों अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए। उम्मीद है आप अपना 100% दीजिए, है ना, आप अपना 100% दीजिए, और उम्मीद है कि आपका पेपर साथियों निकलेगा ही निकलेगा हर हालत में। चलिए इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि अभी हाल फिलहाल में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो ये कोलकाता की बात चल रही है साथियों। भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को माना गया है साथियों चौथे साल, और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। अगला देखिए, किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है? तो मैं कह सकता हूं साथियों आपके सवाल का जवाब शिरीष चंद्र मुर्मू हो जाएगा। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो शिरीष चंद्र मुर्मू बने हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल देखिए, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है? तो ये उत्तर प्रदेश साथियों इसका आयोजन कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वदेश मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। अगला देखिए, जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैं कह सकता हूं साथियों अमेरिका देश की अगर बात करें तो जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, किसे 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? ये तो बहुत सुपर
सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप इसको मानेंगे। तो मैं कह सकता हूं 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार साथियों किसको मिला है, ये आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए। तो मारिया कोरिना माचाडो इनका नाम है और इनको ही 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अगला देखिए, किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है? तो ये साथियों पंजाब के राज्यपाल ने इसका शुभारंभ किया है। क्या पंजाब के राज्यपाल ने इसका शुभारंभ किया है? किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो मैं कह सकता हूं साथियों किसके द्वारा किया गया है, ये फिजी देश के द्वारा किया गया है, यानी कि फिजी देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है। अगला सवाल है कि किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? तो किसने जीता है साथियों? क्या आपका जवाब होगा शेरी सिंह, आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है। उसके बाद देखिए साथियों लगभग 45 सवाल आपके हो चुके हैं जैसे आपके एग्जाम में साथियों आएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कितने सवाल, हम लोग रीजनिंग के साथियों सवालों को देख लेते हैं जैसे आपके पेपर में सवाल बन रहे हैं। चलिए, तो रीजनिंग का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और रीजनिंग के सवाल देखिए, रीजनिंग की एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं। अगर 30 सवाल पूछे जा रहे हैं तो 30 में से 30 आपके सही होना चाहिए, एक दो का भी नहीं, दो चार गलत नहीं होना चाहिए। अगर बाई मिस्टेक एग्जामिनर ने एक आधा ऐसा सवाल रख दिया कि वो किसी बच्चे से ना हो तो उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक सवाल से ज्यादा आपका गलत नहीं होना चाहिए मैं कहूंगा। और मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं, जैसा पढ़ा रहा था वैसा पेपर आ रहा है। अगर आप नए हैं तो साथियों आप अब क्लासेस ले लीजिए, जितना आपको पढ़ाऊं जब तक आपका एग्जाम है। मेरा मानना है कि वो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा रीजनिंग में, जो 30 कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो 30 कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएंगे ना, उनको मैं दो दो तीन तीन बार करवा दूंगा। और बताइए, लेकिन क्लासेस आपको सारी देखना है ना। चलिए, अब अगर बात करते हैं जैसे कह रहे हैं कि शीतकाल का संबंध कोहरे से है, तो इनमें से यही संबंध साथियों कहां पर होगा बताइए। देखिए, जैसे कि जब शीतकाल आता है ना तो कोहरा कोहरा दिखता है, तो क्या मौसम जब आता है ठंडा ठंडा दिखता है? जरूरी नहीं, गर्मी भी दिख सकती है। क्या बाढ़ जब आती है रेगिस्तान दिखता है? ऐसा भी नहीं साथियों। ग्रीष्म काल आता है तो आर्द्रता दिखती है, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, यानी कि नमी, आर्द्रता को हम लोग नमी भी कहते हैं। तो सब जब ग्रीष्म काल आती है तो नमी नमी सी दिखती है, यानी कि आंसर आपका नमी नमी सी महसूस होती है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथियों सी जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और साथियों मुझे बताइए कि आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए, आपसे यहाँ पर साथियों क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहे हैं कि प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्लस का अर्थ साथियों यहाँ पर जो है वो माइनस है ना। प्लस का अर्थ माइनस है और यहाँ पर माइनस होगा। माइनस की अगर बात करें, माइनस का अर्थ यहाँ पर साथियों क्या है? माइनस का अर्थ यहाँ पर भाग है। और गुणा का अर्थ साथियों क्या है? यहाँ पर प्लस है। और भाग की अगर बात करें साथियों, भाग का अर्थ यहाँ पर क्या है? गुणा है। भाग का अर्थ यहाँ पर गुणा। अब इसको आपको साथियों सॉल्व करना है। देखिए, ऐसे जैसा ये सवाल मैंने लिया ना, ऐसे 3 सवाल आ रहे हैं। जो आपका एनालिसिस हो रहा है, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं साथियों, मैं देखता हूं किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जैसा अभी आपके सामने सवाल, ऐसे 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, पूरे पूरे 3 सवाल रीजनिंग के सेक्शन में, है ना। तो इसलिए मैं साथियों आपके लिए ये सवाल लाया हूं और कुछ देर बाद, कुछ क्वेश्चन के बाद ऐसा ही एक सवाल आपके लिए और होगा, ताकि आपसे गलती ना हो पाए कहीं पर। चलिए, तो अगर बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 256 है, 4 है, 2 है और 128 है। इसको आपको क्या करना है साथियों? सॉल्व करके मुझे बताना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है साथियों? माइनस है, माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ये देखिए, माइनस की जगह पर भाग है, भाग की जगह पर साथियों गुणा हो जाएगी। ये देखिए, गुणा है, गुणा की जगह पर साथियों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया? 256 भाग 4 गुणा 2 प्लस 128। इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए। 4 से अगर कट करोगे, 4 पने 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, एक जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौका आपका 16 हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, प्लस आपका 128 हो जाएगा। अब 64 गुना कितना होता है साथियों? 128 होते हैं और ये भी 128 हो जाएगा। 128 कितने होते हैं? 8 8 16 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 256 साथियों आपका जवाब आ जाएगा। या 256 कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे कि सोनम बड़ी है रेनू से, तो जितना जितना कहा जा रहा है उतना उतना कर लीजिए। सोनम की अगर बात करते हैं साथियों, सोनम बड़ी है। देखिए, अभी मुझे नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं बस क्या साथियों, मैं भी फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है कि मैंने अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है रीजनिंग के सब्जेक्ट की, तो मैं इस सवाल को कर डालूंगा। जैसा जैसा सवाल में कहा जा रहा है वैसा वैसा मैं कर रहा हूं, बस मैं खुद आंसर तक पहुंच जाऊंगा।
आपको सवाल आंसर तक ले जाएगा। देखिएगा अभी कैसे होगा। सोनम बड़ी है रेनू से, तो मैंने कर दिया सोनम बड़ी है साथियों किससे बड़ी है, रेनू से बड़ी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि कोमल छोटी है रेनू से, अब रेनू से छोटी है कोमल, तो साथियों कोमल यहां पर आ जाएंगी, है ना। कहें कि प्रिया बड़ी है सोनम से, तो सोनम से बड़ी कौन है साथियों, प्रिया है, ठीक है। अब सवाल पूछा जा रहा है इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ी प्रिया है, तो प्रिया आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके एक वेन आरेख आपको बताना है जो इसको सबसे बढ़िया ढंग से प्रदर्शित करता है। कीबोर्ड, मॉनिटर और साथियों यहाँ पर माउस। देखिए मैं नहीं कहूंगा कि कुछ माउस मॉनिटर हैं कुछ कीबोर्ड नहीं, ये सब अलग अलग चीजें, ये कीबोर्ड हो गया, ये मॉनिटर हो गया, ये माउस हो गया। तो ऐसा आरेख कहां पर आपको दिख रहा है, ऐसा आरेख साथियों आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपके सवाल में क्या पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि यदि रेड को 19 लिखा जाता है तो वीई वेड को साथियों क्या लिखा जाएगा, 21 लिखा जाएगा, 28 लिखा जाएगा, 24 या 22 लिखा जाएगा। देखिए इसमें साथियों आखिर लॉजिक क्या बन सकता है, अगर हम इन सब को जोड़ दें तो क्या 19 या 19 का डबल ऐसे करके कुछ हो सकता है। देखिए ये 18 हो जाएगा, ये आपका E5 पर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों आपका डी जो है ना 4 पर आ जाएगा, ये तो साथियों बहुत ज्यादा हो रहा है। 27 टोटल हो गई है साथियों। अब 27 की अगर बात करें, अगर देखिए मान लीजिए 27 या इसका टोटल हुआ, 27 में से अगर हम 8 घटा देते हैं तो साथियों हमें 19 मिल जाता है। अगर यहां पर भी साथियों इसके टोटल में से हम 8, 9, 10 या कुछ भी घटाना पड़े और अगर यहां से हमें ऑप्शन मिल जाए तो लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। डब्ल्यू आता है साथियों 23 पर, ई आता है 5 पर और डी आता है साथियों 4 पर। ये 9 हो जाएगा, 23 और 9 कितना हो जाएगा साथियों, 32 हो जाएगा, है ना। अब 32 में से अगर हम 8 घटा देते हैं तो साथियों कितना बचता है, तो मैं कहूंगा 24 बचता है। अगर 24 ऑप्शन में है, बिल्कुल साथियों 24 ऑप्शन में है, तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर, अभी मैंने आपको साथियों बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन साथियों, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन साथियों 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये दूसरा सवाल साथियों मैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ले आया हूँ। चलिए तो अगर बात करें करके प्लस का अर्थ क्या है साथियों, प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणा बताया गया, तो प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। माइनस का अर्थ साथियों यहाँ पर क्या बताया गया, प्लस बताया गया है। गुणा का अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर भाग बताया गया है और भाग का अर्थ यहाँ पर माइनस बताया गया। इसको आप कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए। चलिए क्या साथियों यहाँ पर आप फिल करेंगे, क्या कौन कौन से चिन्ह, जैसे कि यहाँ पर भाग है तो भाग का मतलब क्या है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस का मतलब साथियों गुणा है तो गुणा आ जाएगा, माइनस का मतलब प्लस है प्लस आ जाएगा, गुणा का मतलब साथियों भाग है तो भाग यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 21 माइनस 8 गुणा 2 प्लस 12 भाग 3, इसको कैलकुलेट करोगे 3 चौक 12, तो इसकी जगह पर 4 आ जाएगा। ये आपका 8 दूना 16 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा। 21 में से 16 जाएगा तो 5 घटेगा, ठीक है ना, 5 आ जाएगा प्लस आपका 4 हो जाएगा, तो ये तो साथियों पूरा 9 बन जाएगा। 9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है साथियों, है ना, या मैं करके बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड 1 मिनट लगेगा साथियों। ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 48 हो गया। उसी प्रकार अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों, ये क्या हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 72 हो गया और ये 4 हो गया। और उसी प्रकार यहाँ पर अगर साथियों बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें, ये 12 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, क्या कैलकुलेशन यहाँ पर लगी है बताइए। देखिए अगर साथियों हम 8, 2, 3 इन सबको आपस में गुणा कर दे, किसको, 8, 2 और 3 को गुणा कर दे, देखिए क्या आता है, 8 दूना 16, 16 तीन 48, तो देखिए 48 ये मौजूद है। अगर ऐसे ही साथियों 6 गुणा 3 गुणा 4 कर दें तो 4 तिया 12, 12 पंच 60, 12 छंग 72, तो ये साथियों 72 यहाँ पर ये मौजूद है। यानी कि इसकी गुणा कराना पड़ेगी साथियों, 12 गुणा 2 गुणा 1, तो 12 दूना 24 यहाँ पर आ जाएगा। 24 का कहीं ऑप्शन में है, मुझे दिख रहा है साथियों ऑप्शन नंबर ए वाले में 24 है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कि 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, इस अलग वाले के बारे में आपको बताना है। तो सबसे अलग कौन सा है, देखिए ऐसा तो नहीं कि इनको जोड़ कर देखिए साथियों, जैसे कि 6, 9, 15 हो जाएगा, 15 और साथियों 4, 19 हो जाएगा, ये आपका 19 आ गया। इसकी अगर बात करें 8, 4, 12 हो गया, है ना, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 13, 14, 15, 16, 16 हो जाएगा। 3 तेज ये आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर बात करते हैं 3 और ये 8, 11 हो जाएगा, 11 आपका ये 16 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है साथियों ये 3 नंबर कौन से हैं, ये तीनों नंबर साथियों सम संख्याएं हैं,
लेकिन ये नंबर जो है ये विषम संख्या है, तो सबसे अलग कौन सा होगा? सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ए वाला होगा। तो यही आपका जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत शानदार सवाल है। ऐसे भी साथियों दो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सेम टू सेम, इसी लॉजिक के आधार पर। जैसे यहां पर बातें हैं वैसे ही सेम टू सेम बातें हैं, बस क्या अल्फाबेट जो है ना, ये लेटर्स ये चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर अगर बात करें कि PMDAFHRB एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर किए हुए साथियों बैठे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 लोग साथियों यहाँ पर बैठे हैं। तो 8 लोगों के बैठने की हमने यहाँ पर जगह बना ली। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये 8 लोग के बैठने की यहाँ पर साथियों जगह बन गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि आर ए के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा कर लीजिए। ए के दाएं चौथे स्थान पर देखिए सभी का मुख केंद्र की ओर है, यहां पर बताया गया है। मान लीजिए ए आपने यहां पर बैठा ला, ए के दाएं से चौथा कौन है? आर है। तो ए के दाएं से चौथा आर होगा। 1 2 3 4, यानी कि आर यहां पर आ जाएगा। यानी कि जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो कभी भी आ जाए तो जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो पी को साथों आपको कहां पर बनाना चाहिए? पी की अगर बात करते हैं पी कहां पर बनेगा? पी मेरे हिसाब से साथों यहां पर बनेगा, क्योंकि सॉरी आर बन गया ये, तो यहां पर एक सेकेंड रुकिए। ठीक है ना। अब देखिए तो पी कहां पर बनना चाहिए? पी आपका यहां पर बनना चाहिए, क्योंकि पी के दाएं से चौथे स्थान पर साथियों यहां पर कहा गया पी के दाएं से, सॉरी तीसरे स्थान पर 1 2 3, हाँ तीसरे स्थान पर मैंने लिखा है। जो कि यहां पर बात करें तो ये ए के लिए आए है, ये दूसरे वाले के लिए आता। पहला वाला आर है, दूसरा वाला ए है। उसके बाद कह रहे हैं कि साथियों एच के बाएं से दूसरे स्थान पर साथियों एम है, तो अब इसको रोक दीजिए। कहने कि जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर, पी हमें पता है कहां पर है, पी यहां पर है। यानी कि पी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? एच है। तो पी के बाएं से दूसरा स्थान पर क्या होगा? एच। एच आपका यहां पर आ जाएगा। अब देखिए एच के बाएं से दूसरे स्थान पर एम है, तो एच के बाएं से दूसरे स्थान पर एम है, यानी कि एम आपका यहां पर आ जाएगा। एच के बाएं से दूसरे स्थान पर एम है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर डी है, तो बी के दाएं से तीसरे स्थान पर डी है। अब देखिए अगर मान लीजिए एक काम करिए, इसको फिर से पढ़िए। ए के दाएं से चौथे स्थान पर आर है, हो गया है। जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर ये भी हो गया है। एच के बाएं से दूसरे स्थान पर एम है, तो एच यहां पर है साथ, तो एच का बायां किधर हो जाएगा? एच का बायां आपका इधर हो जाएगा। एच के बाएं से दूसरे स्थान पर साथियों, एच के बाएं से दूसरे स्थान पर एम है, ये भी हो गया है। अच्छा, जो पी के बाएं से ये भी हो चुका है। अब यहां पर अगर बात करें बी के दाएं से तीसरे स्थान पर डी है, तो बी को आप सिर्फ और सिर्फ साथियों कहां पर? यहां पर बनाएंगे। यानी कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहां पर आप साथियों डी बनाएंगे। तो बचा एक है, कौन बचा है? एफ बचा है, तो एफ आपका यहां पर बन जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा बी के निकटतम पड़ोसी को दर्शाता है? तो बी कहां पर है? बी यहां पर है। बी का पड़ोसी कौन है? एक तो एफ है और एक साथियों ए है, यानी कि ए एफ आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। और ए एफ कहां पर लिखा हुआ है? ए एफ आपका ऑप्शन नंबर साथियों ए में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि आम का संबंध जैसे फल से। अच्छा, आम एक फल है, तो आलू क्या होगा? आलू फूल है, सब्जी है, तना है या फल है? तो मैं कहूंगा आलू एक सब्जी है, तो सब्जी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन आपके सामने हो, निष्कर्ष आपके सामने है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि सभी गुलाब फल हैं, तो ये क्या हो गए? ये गुलाब हो गए और सभी गुलाब फल हैं, ठीक है। सभी गुलाब फल हैं और सभी फल की अगर बात करें क्या है साथियों? सभी फल यहाँ पर पेड़ हैं, तो सभी फल आपके क्या हो गए साथियों? यहाँ पर पेड़ हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी पेड़ गुलाब हैं। देखिए सभी पेड़ गुलाब हैं, सभी पेड़ गुलाब नहीं हो सकते, कुछ पेड़ गुलाब हो सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ फल गुलाब हैं, तो कुछ फल गुलाब हैं, बिल्कुल सही है। कुछ फल यानी कि इतने फल गुलाब हैं, ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अब अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने के 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है।
इस अलग वाले का सातु आपको चयन यहाँ पर करना है। तो अंधा, बहरा, गूंगा या सातु विवर, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें सबसे अलग, देखिए अंधा, बहरा, गूंगा ये तो तीनों एक ही ग्रुप के लोग हैं, लेकिन विवर का मतलब ही कुछ और होता है। विवर का मतलब होता है सतयुग गुफा। तो आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं वो साथियों आपके सामने जो सवाल आएंगे वो अब आएंगे मैथ के। तो मैथ के क्वेश्चन साथियों आप लोग फटाफट देख लीजिए, कुछ ही देर में साथियों मैं मैथ के इन सवालों को कंप्लीट कर दूंगा। चलिए तो मैथ का साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे कि किसी वस्तु को 1675 रुपए में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ ये 125 में बेचने पर हुई हानि के समान है। यानी कि अगर किसी वस्तु को साथियों 1675 में बेचा जाता है तो जो लाभ होता है ना, वो लाभ क्या किसके बराबर है? वो लाभ बराबर है उस हानि के 125, अगर 1025 में बेचने पर जो हानि होती है वो उसके हानि के बराबर है। तो अगर उसके बाद कहने की वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आपकी स्क्रीन पर आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको साथियों क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, लागत मूल्य क्या है, ठीक है ना। अगर बात करते साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो मान लीजिए साथियों वो लागत मूल्य कह लो या क्रय मूल्य कह लो, बात एक ही है। तो लागत मूल्य साथियों हम क्या मान लेंगे, वो हम साथियों एक्स मान लेंगे, या क्रय मूल्य साथियों हम एक्स मान लेंगे। अब आपको ये वाला नंबर लिखना है साथियों 1675 और इसमें से घटा देना है इस एक्स को, और बराबर आपको फिर लिखना है साथियों एक्स और फिर घटा देना है साथियों 1075 को। बस ये इक्वेशन आप लिखेंगे और इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लेंगे, वही साथियों आपकी लागत मूल्य होगी और वही आपका आंसर होगा। चलिए तो साथियों कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए ये x से माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 1675 है, बराबर के उधर है, ये माइनस का इधर आएगा साथियों, प्लस का हो जाएगा 1025 आपका हो जाएगा। तो साथियों ये टोटल करिए कितना आएगा, 0 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, यानी कि साथियों एक सेकेंड, कितना बन जाएगा ये 1675, 1025, 1675 और 1025 की अगर बात करें 0 आ गया। अच्छा ये साथियों ठीक है ठीक है ठीक है, 2700 आएगा। तो 2x बराबर कितना आया है साथियों, 2700 आया है। x की अगर बात करें, x की अगर बात करें साथियों कितना आ जाएगा, 2 से अगर कट करें तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंज 10, 1350 आएगा। यानी कि x की वैल्यू आपकी जो आएगी वो 1350 आएगी। और 1350 कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि आकाश, भरत, चरण, दिनेश, महेश और नरेश के 6 क्या साथियों लिखा हुआ है, 6, 16, 21, 10, 12 और के कुछ नंबर होगा, 15, 20 कुछ भी हो सकता है ना। ऑनलाइन मित्र हैं, अच्छा अच्छा। यदि उनके साथ मित्रों की संख्या का माध्य जो है ना वो 14 है तो के का मान निकाली, यानी कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, यानी कि हमें माध्य दे रखा है, माध्य को साथियों औसत भी कहते हैं। तो माध्य को औसत कहते हैं साथियों, क्या आता है नीचे टोटल संख्या आती है। टोटल संख्या कितनी है, 1 2 6 है, 1 2 3 4 5 6 6 है। अब इन सबको साथियों जोड़ देंगे, 6 प्लस 16 प्लस 21 प्लस आपका 10 और प्लस आपका 12 और प्लस साथियों के, बस यहां से के का मान निकालना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए 14 पंजे 70, 14 छंग आपका 84 हो जाएगा, यानी कि इन सब का योग जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो 84 निकलेगा। तो इन सबको नंबर को जोड़ लो साथियों, कितना आपका आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 6 साथियों कितना आ जाएगा, 3 और 6 9, 9 और 6 आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, हासिल का 1 लग जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 3 4 5 6 6, यानी कि 65 यहाँ पर आ जाएगा। 65 आ चुका है साथियों, तो 65 प्लस के यहाँ पर साथियों आ जाएगा। अब अगर बात करें, देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, 84 में से आपको घटाना पड़ेगा 65 को, कितना आ जाएगा, के बराबर 19 आ जाएगा। तो इस के का मान क्या होगा, 19 होगा। 19 आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है वो 9:11 है। यदि कक्षा में 45 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, लड़कियां यानी कि गर्ल्स और बॉयज की बात चल रही है। लड़कियां अगर 9x हैं तो बॉयज की अगर बात करें, बॉयज साथियों 11 है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि लड़कियां जो है ना वो 45 हैं, यानी कि 9 में किसकी गुणा की गई है साथियों, 5 की गुणा की गई, 9 पंजे 45। तो इसमें भी साथियों अगर 5 की गुणा करा लेंगे तो लड़कों की संख्या हमें पता चल जाएगी, यानी कि 55 जो होंगे वो लड़के होंगे। तो लड़कों की संख्या पूछी जा रही है, 55 लड़के होंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। देखिए
आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को कार से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। उसे अपनी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देनी चाहिए ताकि उसी समान दूरी को वो 4 घंटे में तय करे। ठीक है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर एक व्यक्ति को 300 किलोमीटर की साथियों दूरी तय करनी है, 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो व्यक्ति की चाल सबसे पहले साथियों देखिए, ये समय है, दूरी बटे समय आ गया, ये यहाँ पर से क्या निकल आएगी, यहाँ से चाल निकल आ जाएगी। चाल कितनी हो गई, 5 छंग आपका 30, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अभी वो चल रहा है। वो इसको कितना बढ़ा दे, है ना, कितनी कर दे कि 4 घंटे में वो दूरी तय हो जाए। तो साथियों इसको एक बार क्या करिए, इसको 300 दूरी को 4 से साथियों कैलकुलेट करिए। 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो साथियों उसको करना चाहिए। तो यहाँ पर उसने कितनी दूरी अपनी बढ़ाई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की साथियों स्पीड उसने बढ़ाई है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसका साथियों राइट आंसर हो जाए, यानी कि उसे अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे में बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वो समान दूरी को 4 घंटे में समय में कवर अप कर ले। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, करके पहले 15 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। पहली 15 प्राकृत संख्याओं की अगर बात करें तो वही साथ, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 15 तक जाना है, इसका औसत आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इसका एक सूत्र होता है, प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। प्राकृत संख्याओं का औसत का जो सूत्र होता है और बराबर n+1/2 होता है। n यहाँ पर क्या है, 15 नंबर है ना, तो n बराबर साथियों 15 हो जाएगा, यानी कि 15 + 1/2 16/2, यानी कि 8 आपका औसत निकल आएगा। तो 8 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, 2 सवाल बाकी, एक ये सवाल है और एक ये सवाल है, उसके बाद साथियों क्लास एंड हो जाएगी। चलिए, कहने के साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग, ये आपका 100 मीटर लिखी हुई है ना, 100 मीटर लंबी ट्रेन, कितने मीटर लंबी ट्रेन है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इसके समानांतर पथ पर खड़ी 150 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन है, इसको पार करने में कितना समय सेकंड लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर यहाँ आंसर जो आएगा वो सेकंड में आएगा, यहाँ पर भी मीटर में दे रखा है, तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे में क्यों दे रखी, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, तो किलोमीटर प्रति सेकंड में अगर इसको साथियों बदलोगे तो आपको 5/18 से इसकी क्या कराना पड़ेगी, गुणा कराना पड़ेगी। तो 5/18 से इसकी हमने क्या करा दी, गुणा करा दी। ये आपका कितना आ जाएगा, 3×6 = 18, 3×2 = 6, 20 आ गया। और अगर बात करते हैं साथियों ये 3 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 10, यानी कि 50 बटे, ठीक है ना, कितना आ गया साथियों, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गई, ये साथियों चाल हो गई। इतनी बात अभी आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें समय आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है साथियों दूरी बटा चाल। क्या होता है साथियों, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी पता, देखिए कभी भी अगर ट्रेन व्रेन आ जाए, प्लेटफॉर्म वगैरह आ जाए, तो इन दोनों को जोड़ देते यही दूरी हो जाए। तो 150 + 100 कितना हो जाएगा, ये आपका 250 हो जाएगा। बटे चाल की अगर बात करिए अभी हमने निकाली है, तो 250 बटा 50/3। एक काम करो, ये 3 यहां पर ना रख के ये ऊपर आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लो, 5 आ जाएगा, 5×3 = 15, यानी कि 15 सेकंड का साथियों समय लगेगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल साथियों, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहने के एक हैंडी कैम रिकॉर्डर 44,000 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया है। 44,000 रुपए में बेचा गया है, तो 10%, है ना, 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि इसको 110% में बेचा गया होगा। तो ये साथियों 44,000 रुपए में बेचा गया, इसे 42,000 रुपए में बेचा जाने पर क्या लाभ होगा। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, इसकी पहले 100% की वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग। 44,000 हो गया, ये आपका 110 हो गया, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 11 चौक 44, ये 400 की गुणा इससे होगी, यानी कि 40,000 आपका यहाँ पर साथियों आ जाएगा। तो ये 44,000 रुपए में था, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये 10% का प्रॉफिट ना होता तो ये 40,000 रुपए में बिकती, कहेंगे। लेकिन अगर इसको 40,000 की जगह 42,000 रुपए में बेचा जाए, है ना, तो इसको कितना लाभ होगा। अरे भैया कितना लाभ हो रहा है, 2,000 का तो लाभ हो रहा है। तो बस यही 2,000 लाभ को आपको प्रतिशत में बदल लेना है। तो गुणा 100 यहाँ पर लगा दोगे, और बटे में क्या आ जाएगा साथियों, 40,000 आ जाएगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर, 2 0 से 2 0, 3 0, और इस 0 से ये 0, 4 एकम 4, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 5% साथियों लाभ हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है,
ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये साथियों आपके